डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है जो कि इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी इसका यूज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी ब्रांच में इसका यूज है, मैकेनिकल में भी यूज है और सेवरल ब्रांचेज हैं जिसमें ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। कहीं कहीं पे इसका नाम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक भी यूज होता है। ठीक है, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोस्टली जो सिलेबस है लगभग सेम है सभी यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट यूनिट आती है सेट थ्योरी से रिलेटेड है वो, और आज हम इसमें सेट थ्योरी का ही यूज करेंगे और क्या होती है सेट थ्योरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें व्हाट डू मीन बाय ए सेट। सबसे पहले हम सेट के बारे में बताते हैं। तो सेट के बारे में हमने जो लिखा है, क्या लिखा है, A set is a well-defined collection of objects. सेट मेरा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कहीं पे बुक्स में आपको केवल सिंपल लिखा हुआ मिलेगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट वो थोड़ा ठीक डेफिनेशन नहीं है। जो करेक्ट डेफिनेशन है वो यही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Here we are using the word well defined. Why we are using the well defined और why we are saying well defined? इसके लिए यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको कि देयर एग्जिस्ट ए रूल। यहां पे क्या करेगा, एक रूल एग्जिस्ट करेगा सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट और आइटम आइदर बिलोंग्स टू द कलेक्शन और डज नॉट बिलोंग्स टू द कलेक्शन। यानी हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा रूल रहेगा जिसकी हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि वो इस सेट का मेंबर होगा या इस सेट का मेंबर नहीं होगा, या गिवन कलेक्शन का मेंबर होगा या गिवन कलेक्शन का मेंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहते हैं कि भाई सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है, जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। ठीक है, यदि हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए एंड वी आर सेइंग सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो उसको किस तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं हमारे, जिसको कि हमने ये यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या हम ये कह सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए? यदि हमारा ये बी है, स्मॉल बी एक एलिमेंट, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि वो इस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? तो हमें तो पता है भाई 5 वॉवल्स होते हैं हमारे, तो हमारे पास रूल हो गया 5 वॉवल्स है। कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो बी उसमें नहीं आता। तो बी जब नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। हाउएवर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ई हम लिख सकते हैं स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी जो मेंबर हैं इस सेट के ए ई आई ओ यू, वो इस सेट को बिलोंग करेंगे, और जो इसके मेंबर नहीं है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करने। ठीक है, तो 2 चीज हो गई। सबसे पहले मैंने बताया सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे तो मीनिंग है वेल डिफाइंड का, वो क्या है कि कोई रूल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ए रूल सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई whether a particular object either belongs to the given collection or does not belongs to the given collection। ठीक है, तो अब इसमें belongs और does not belongs, फिर से मैंने ये बता दिया, ये जो मेरा सिंबल है ये belong का है और ये वाला सिंबल does not belongs का है। belong का मतलब ये है कि वो इस सेट का एलिमेंट होगा, और does not belong का मतलब है वो इस सेट का मेंबर नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स। अभी तो हमने केवल ये लिख दिया था कि गिवन कलेक्शन है ये, इस तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब देखिए मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स, 2 तरीके से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि भाई रोस्टर मेथड। देखिए किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं, जिसमें पहला मेथड है हमारा रोस्टर मेथड। इस रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेट के सभी एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं। जैसे सेट ए में हमने लिया सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी
A-E-I-O-U, ये मेरा पहला सेट हो गया ए, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे ही एक मैंने दूसरा सेट लिया, सेट बी इज इक्वल टू मैंने लिया सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स सभी को पता है 0 और 1 होती हैं, तो मैंने 0,1 लिख दिया है। ठीक है, तीसरा सेट मैंने लिखा सी या सेट एन ले लिया, कैपिटल एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये मैंने 3 सेट ले लिए। तो रोस्टर मेथड में हमने क्या बताया आपको, रोस्टर मेथड में जो भी सेट हम ले रहे हैं उस सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे। तो मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स के अंदर पहला मेथड आता है रोस्टर मेथड, जिसमें किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए उसके सभी एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। दूसरा मेथड होता है मेरा नंबर 2 मेथड इज प्रॉपर्टी मेथड। सेकंड मेथड मेरा कौन सा है, प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड में क्या कहते हैं हम कि सेट के सभी, सेकंड मेथड है प्रॉपर्टी मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसे यही पहला सेट हमें ए यहां पे डिस्क्राइब करना है बाय प्रॉपर्टी मेथड, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। यानी हमने क्या किया, प्रॉपर्टी का यूज किया। सेट ए मेरा क्या है, सेट ए इज सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी यूज की कि सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब देखिए जो सेट बी है, सेट बी क्या है, बाइनरी डिजिट, तो प्रॉपर्टी यहां पे क्या लेंगे हम, बाइनरी डिजिट। तो ऐसे ही सेट बी को हम क्या लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए बाइनरी डिजिट। ऐसे ही यहां पे तीसरा सेट है एन, कैपिटल एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम क्या कहेंगे, स्मॉल एन सच दैट स्मॉल एन इज ए नेचुरल नंबर। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम प्रॉपर्टी के थ्रू भी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं और बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पे क्या किया है, दोनों तरीके से आपको ये शो कर दिया है कि किस तरह से हम किसी सेट को डिस्क्राइब करते हैं, बाय रोस्टर मेथड से भी और बाय प्रॉपर्टी मेथड से भी। अब देखिए यहां पे यदि हम सेट ए की बात करते हैं तो इट हैज 5 एलिमेंट्स, A-E-I-O-U, 5 एलिमेंट्स। यदि हम सेट बी की बात करते हैं तो इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, 0 एंड 1। यदि तीसरे सेट कैपिटल एन की बात करते हैं, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेस्ड ऑन दैट हम यहां से ये देख रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, और दूसरे सेट क्या होते हैं हमारे, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कौन से सेट होते हैं, फाइनाइट सेट के लिए which has finite number of एलिमेंट्स। यानी फाइनाइट सेट कौन से सेट हैं, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं अपने पास। जैसे सेट ए इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल क्या है, सेट ए इज इक्वल टू A-E-I-O-U। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, सेट बी इज इक्वल टू हैविंग 2 एलिमेंट्स 0 एंड 1। लेकिन अब जो दूसरे टाइप का सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट कौन से सेट होंगे, विच डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है,
इनफाइनाइट सेट कौन से सेट होंगे? विच डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसके लिए क्या होगा, यहां पे कौन सा एग्जाम्पल है उसके लिए? इनफाइनाइट सेट के लिए, इनफाइनाइट सेट के लिए हम कह सकते हैं कि जो तीसरा एग्जाम्पल है यानी सेट n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर इज आल्सो इनफाइनाइट सेट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह से हमने आपको क्या बताया कि यहां पे फाइनाइट सेट के बारे में भी बता दिया एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में भी बता दिया। यानी अब हमने क्या क्या चीज डिस्कस करी यहां पे। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का उसको बिलोंग करेगा और जो उसको मेंबर नहीं होगा वो बिलोंग नहीं करेगा। किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? दो तरीके से किसी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बाय रोस्टर मेथड, बाय प्रॉपर्टी मेथड। दोनों तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के बताए हैं। ठीक है, फिर हमने बताया कि फाइनाइट सेट कौन से होंगे? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता होगा एक सेट। यदि इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसमें नल सेट। नल सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी यदि किसी सेट के पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट उस सेट के पास में नहीं है, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। और जनरली हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे इस तरह से। यहां पे क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में कि भाई ऐसे किस तरह से कहां पे जरूरत पड़ सकती है, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, मैंने कहा मेरे पास एक सेट है कैपिटल ए, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2 एंड small x belongs to capital N. Capital N means नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो आप देखें यहाँ पे, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, जैसे हमने रोस्टर मेथड में देखा, रोस्टर मेथड में क्या लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन यहाँ पे तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं क्योंकि ये नल सेट है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे प्रॉपर्टी मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं? सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2 का यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया कि एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, और -2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू एन। -2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल मैं यूज करता हूं, b is equal to x such that x is real and x square plus 1 is equal to 0। अब देखिए ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी नल सेट का ही एग्जाम्पल है। कैसे है नल सेट का एग्जाम्पल वो मैं बता रहा हूं आपको। x क्या है मेरे यहाँ पे? रियल, साथ साथ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और -1 क्या होता है? आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। और जैसे ही एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के बराबर हो गया तो एक्स रियल नहीं रहा, एक्स क्या बन गया? इमेजिनरी बन गया। ठीक है, तो यहां पर भी सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? नल सेट का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और चलिए एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। सेट C इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड x इज ऑड। क्या ये संभव है? मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो इवन होगा, फिर वो ऑड नहीं होगा। यदि ऑड होगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। तो यहां पर भी सेट C के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा।
तो ये तीनों एग्जाम्पल जो दिए हैं हमने, ये किसके दिए हैं आपको? नल सेट के एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मैं लेता हूं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है? ए सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, यानी किसी सेट के पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट यदि रहता है तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a, या कैपिटल B इज इक्वल टू 1, या कैपिटल C इज इक्वल टू 3। ये सभी क्या है? सिंगलटन सेट है। सेट A भी सिंगलटन है, सेट B भी और सेट C भी, क्योंकि इनके पास केवल और केवल क्या है? एक ही एलिमेंट है, कंटेन ओनली वन एलिमेंट। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। देखिए अब सबसेट का यूज करते हैं, देखते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट A है और दूसरा सेट B है। तो यदि हम कहते हैं कि यदि सेट A के सभी एलिमेंट्स सेट B के अंदर हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा, यदि सेट A के सभी एलिमेंट्स सेट B के अंदर हैं, देन सेट A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ B। और यही इंग्लिश में मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also an element of set B, then A is called subset of B। यानी सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सेट B के अंदर हैं। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे सेट A is subset of B। इसका एग्जाम्पल मैं लिख ले रहा हूं। यदि सपोज कीजिए मेरे पास, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? A is a subset of B। देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A is a subset of B। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं, मेरे पास एक सेट है, सेट A इज इक्वल टू 1 3 4 5। एक दूसरा सेट है सेट B। सेट B इज हैविंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, and I also have a set C having two elements 2, 3। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे क्या मैं कह सकता हूं? 1 यहां पे है, 3 भी यहां पे है, 4 भी यहां पे है, 5 भी यहां पे। तो सेट A क्या लिख सकते हैं? इज ए सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, लिख सकते हैं। क्या सेट A सबसेट ऑफ C होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 1 है, यहां पे नहीं है। लेकिन यहां पे 2 है, यहां पे नहीं है, यहां पे 2 है, यस। 3 भी है, यस। तो वी कैन ऑल्सो से दैट सेट C इज ए सबसेट ऑफ सेट B। सेट C इज ए सबसेट ऑफ सेट B। मैं समझता हूं यहां से बात क्लियर हो जानी चाहिए सबसेट की। ठीक है, और जैसे सपोज कीजिए जब हम कह रहे हैं सेट A क्या है? सबसेट है B का। ठीक है, तो B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ A। यदि A इज द सबसेट ऑफ B, इसका क्या मतलब है? B इज द सुपरसेट ऑफ A। यहां पे भी C इज द सबसेट ऑफ B, तो B इज द सुपरसेट ऑफ C। ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट और सुपरसेट दोनों बातें हमने यहां पे आपको बताई हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए फिर से देख लीजिए, एनी सबसेट कैपिटल A is said to be proper subset of another set capital B if A is the subset of B and A is not equal to B। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? A is the proper subset of B। यानी अब आप इसको समझ के देखिए, सबसे पहले तो हमने सबसेट की डेफिनेशन बताई, तो ये तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये सबसेट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और यदि A is not equal to B है, यदि A is not equal to B है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्रॉपर सबसेट है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने यहाँ पे क्या किया था? A is the subset of B। देखिए A is the subset of B। Also A is not equal to B। देखिए इस प्रीवियस एग्जांपल में ही यहाँ पे देखें, हमने कहा है A is a subset of B and
साथ में यहाँ पे देखिए ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एंड A इज नॉट इक्वल टू B, देन वी कैन से दैट A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यहाँ पे A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ऐसे ही यहाँ पे C और B, C इज ए सबसेट ऑफ B and B is not equal to C, so we can also say that C is the proper subset of B। C is proper subset of B। इसी सेम एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल और लेता हूं, समझ लीजिए। यदि मैं लिखता हूं इफ कैपिटल A is equal to 1 2, B is equal to 1 2 3 and C is equal to 1 3 2, ठीक है। तो यदि ये हमारे पास स्टेटस गिवन है तो हम कह सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, सो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही A और C का कंपैरिजन करते हैं तो A इज ए सबसेट ऑफ C and A is not equal to C, so A is proper subset of C। देखिए विजिबल हो पा रहा है आपको थोड़ा सा। तो यहां पे देख लीजिए हमने जो लिखा है, फिर से इसी एग्जाम्पल के अंदर, इसी एग्जाम्पल में हमने लिखा है पहले A को B से कंपेयर किया, फिर A को C से कंपैरिजन किया। अब देखिए यहां पे जो B है हमारा और जो सेट C है कंटेन्स 1 yes 1 2 yes 3 yes, यानी B इज द सबसेट ऑफ C। देखिए B इज द सबसेट ऑफ C और साथ में क्या है एंड या बट लिख दीजिए B इज इक्वल टू C, यानी सेट B सेट C के इक्वल है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीनों एलिमेंट है, 1 2 3 यहाँ पे भी तीनों एलिमेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, B इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ C और C इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल C इज आल्सो द सबसेट ऑफ B, ठीक है। एंड साथ साथ क्या लिख रहे हैं, B इज इक्वल टू C। तो ये जो B इज इक्वल टू C लिख रहे हैं, ये बार बार क्यों लिख रहे हैं। अब आप यदि इन दोनों को ध्यान से देखें, B इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज द सबसेट ऑफ B। यदि हम कहें B इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज द सबसेट ऑफ B, तो ये तभी कंडीशन पॉसिबल होगी जब ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये अब आपको मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए अब डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट। नाम तो आपने भी सुना होगा कि ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है सेट थ्योरी के अंदर। जब भी हम सेट थ्योरी की बात करते हैं और उसमें जितने भी सेट को कंसीडर करते हैं, यानी चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, चाहे वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, चाहे सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स है, या जितने भी सेट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे सेट ऑफ बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो ये जितने भी सेट हम कंसीडर करते हैं दे आर कंसीडर्ड एज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। यानी ये कह रहे हैं कि इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन are likely to be considered as subset of a particular set and this particular set is known as the universal set। और इस सेट को कैपिटल U से हम डिनोट करते हैं। यानी सेट थ्योरी के अंदर हम जितने भी सेट कंसीडर करेंगे वो सभी क्या होंगे हमारे, वो सभी सबसेट्स होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट कैपिटल U के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है सेट ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट्स,
इज द यूनिवर्सल, ठीक है, यानी जो सेट ऑफ लेटर्स हैं इन अल्फाबेट्स में वो क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गए एक तरीके से। किसके लिए, फ्रॉम विच द लेटर्स ऑफ एनी वर्ड मे बी चूजन फ्रॉम ए सेट, यानी जितने भी वर्ड हम बना रहे हैं इन्हीं अल्फाबेट से बना रहे हैं, ए बी सी से बना रहे हैं, सभी ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उन्हीं से मिला करके बना रहे हैं, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। क्योंकि वो एक वो जो है इसमें बेसिकली जितने भी लेटर्स से मिलकर के वर्ड बने हैं वो उसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करते हैं, यानी द सेट ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट इज द यूनिवर्सल फ्रॉम विच द लेटर्स ऑफ एनी वर्ड मे बी चूजन फ्रॉम ए सेट। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं। बाकी अभी हम वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हम यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं उनपे, और फिर हम उसी के थ्रू कुछ वेन डायग्राम भी बनाएंगे। अब देखिए हम जैसा कि अभी मैंने बताया था ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं, वेन डायग्राम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हमारे पास कंसीडर करें कि आपके पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है, एक सेट है आपके पास कैपिटल ए, दूसरा सेट है आपके पास कैपिटल बी, और उन दोनों का यूनियन ऑपरेशन करना है, यानी ए यूनियन बी। जैसे सपोज कीजिए आप हमेशा आपने किस तरह से एग्जाम्पल करते हैं, जैसे बुक्स में करते हैं कि यदि हमारे पास क्या है भाई 1 2 3 एक सेट है कैपिटल ए, एक दूसरा सेट है कैपिटल बी हैविंग 2 3 4, ठीक है, तो ए यूनियन बी आप लिख देते हैं 1 2 3 4, ये सभी को आता है लिखना, ठीक है। लेकिन अब बेसिकली ये हम कैसे इसको 1 2 3 4 लिख पा रहे हैं मुझे ये बताना है। तो जो यूनियन की डेफिनेशन है वो कहते हैं कि लेट अस कंसीडर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है, या लेट अस कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी, union of A and B denoted by A union B is the set of all elements which either belongs to A or B, यानी which either belongs to A X such that X either belongs to A or X belongs to B। यानी जो यूनियन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि यूनियन के अंदर यूनियन ऑपरेशन में हमारा एलिमेंट आएगा X, ठीक है, सच दैट या तो x a को बिलोंग करे या x b को बिलोंग करे, ये और लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे 1 यहां पे था 1 लिख लिया, 2 यहां पे था लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर 2 आया, 2 ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं लेंगे, 3 ऑलरेडी आ चुका है नहीं लेंगे, 4 यहां पे b को बिलोंग कर रहा है तो 4 भी लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा a यूनियन b। अब देखिए जो सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है, हमारा इंटरसेक्शन। इस सेकंड ऑपरेशन में फिर से यही एग्जांपल यदि हम लेते हैं तो अब की बारी ये कहते हैं कि इंटरसेक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए को भी बिलोंग करना चाहिए साथ साथ एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए, वो तभी इंटरसेक्शन में आएगा। यानी इस अबव एग्जाम्पल में यदि हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2,3, ये ऐसे दो एलिमेंट है, 2 यहां पे भी है, यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमने यहां पे क्या किया, फाइंड आउट किया। तो ये तो बेसिक चीज मैंने बताई। यूनियन में मैंने आपको बताया कि भाई ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू ए और belongs to B, और A intersection B is the set of those elements which belongs to A as well as B, यानी X belongs to A and X belongs to B। अब देखिए मुझे इसको समझना है, वेन डायग्राम के थ्रू भी मुझे यहाँ पे क्या चीज करनी है, समझनी है। तो किस तरह से हम वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको समझेंगे, तो इस तरह से देखिए मैं बताता हूं आपको।
सबसे पहले तो जैसे मैंने नाम लिया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? मेरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सेट्स। ठीक है, किसी भी सेट को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेन डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे मैं इसके लिए बताता हूं, यूनियन के लिए किस तरह से मैं बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल में मैंने क्या किया, ये जो रेक्टेंगल है बेसिकली ये है मेरा यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू। ये जो कैपिटल यू मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मेरा क्या है? यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू। ठीक है, अब मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए है और सेट बी। तो मुझे क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए ये एग्जाम्पल है तो कुछ एलिमेंट इसमें क्या है? कॉमन है। तो जब किसी भी सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन दी फॉर्म ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट करता हूं। तो सपोज कीजिए ये एक मेरा सेट हो गया, सेट ए, जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। इसके अंदर यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ये मेरा सेट ए है। ठीक है, ऐसे ही अब एक मैं दूसरा सेट बना रहा हूं बी, जिसके अंदर क्या है? 2 3 4। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे 2 3 यहाँ पे हैं और 2 3 यहाँ पे भी हैं। तो इसका मतलब ये आपस में क्या करेंगे? कुछ इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से ये मेरा क्या बन गया? बी बन गया। यदि ये दोनों अलग अलग होते, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तब मैं क्या करता? तब मैं ये यूनिवर्सल सेट यू बनाता इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे एक सेट ए बना देता, यहाँ पे एक सेट बी बना देता। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेट अलग अलग, मतलब डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए छोटा सा हिंट दे देता हूं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं विच डज नॉट कंटेन एनी कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कॉमन एलिमेंट है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो इस तरह से इसको यूज नहीं करेंगे हम, केवल इसको यूज करेंगे। अब मुझे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, तो ए यूनियन बी सारे एलिमेंट रखता है 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी जो शेडेड पोर्शन होगा मेरा, यहाँ पे देखिए कुछ शेडिंग कर रहा हूं मैं, ये जितना भी मेरा क्या है? शेडेड पोर्शन है, यानी कंप्लीट। ये किसको शो कर रहा है? ए यूनियन बी को शो कर रहा है। तो ये मेरा वेन डायग्राम है ए यूनियन बी के लिए। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में भी हमने क्या किया है? सेम एग्जाम्पल लिया है। तो फिर से मैंने एक यूनिवर्सल सेट यू को ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये डिफाइन कर दिया, ये मेरा क्या है? यूनिवर्सल सेट यू, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। तो ए और बी, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब देखिए जो कॉमन एलिमेंट है 2 और 3 यहाँ पे जो आ रहे हैं, वो कहीं इस वाले एरिया को बिलोंग करते होंगे, यहाँ आते होंगे। तो अब की वाली जो शेडेड पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में? अभी आगे देखते हैं थर्ड ऑपरेशन। फिर से देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स हम ले रहे हैं। यदि मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, द सेट ए माइनस बी कंटेन्स द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी इसको मैथमेटिकली कैसा लिखें? ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to A and x does not belongs to B. x belongs to A and x does not belongs to B. मैथमेटिकली इस तरह से लिखा, यानी x A को तो बिलोंग करेगा लेकिन B को बिलोंग नहीं करेगा। कब? जब हमें A माइनस बी फाइंड आउट करना है, A माइनस बी। ठीक है, यदि B माइनस A करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अभी करके बताऊंगा ऐसे। ठीक है, तो यदि मेरे पास एक सेट है, सेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं, देखिए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एलिमेंट। सेट बी है मेरे पास में, सेट बी कंटेन 2 4 5 2 4 5।
ठीक है, तो अब आप देखिए सेट A माइनस बी विल बी इक्वल टू, ठीक है, वन सेट A को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट B को बिलोंग नहीं कर रहा, कंडीशन ट्रू हो गई तो मैंने 1 लिख लिया। फिर से समझ लीजिए, 1 A को बिलोंग कर रहा है, 1 B को बिलोंग नहीं कर रहा, तो 1 इसका मेंबर हो गया। 2 A को बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 B को भी बिलोंग कर रहा है तो नहीं आएगा। 3 A को बिलोंग कर रहा है, B में नहीं है तो 3 आ जाएगा। 4 A को बिलोंग कर रहा है, 4 B को भी बिलोंग कर रहा है तो नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या होगा, A माइनस बी इज इक्वल टू 1,3। अब देखिए यदि मुझे B माइनस A निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, B माइनस A, तो B माइनस A मतलब एलिमेंट, वो एलिमेंट होंगे जो सेट B को तो बिलोंग कर रहे हैं बट सेट A को बिलोंग नहीं करेंगे। तो पहले लिख देता हूं B माइनस A इक्वल टू एक्स सच दैट X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो क्या क्या एलिमेंट आ गए देखिए इसी एग्जाम्पल में, 2 यहां पे है, यहां पर भी है, नहीं आएगा। 4 यहां पे है, यहां पे भी है, नहीं आएगा। 5 यहां पे है, A में नहीं है, तो यहां पे आ गया B माइनस A। तो A माइनस बी इज इक्वल टू 1,3, B माइनस A इज इक्वल टू 5। तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसका मैं क्या करता हूं, वेन डायग्राम यदि बनाता हूं A माइनस इसके लिए, तो मैंने क्या किया भाई, ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट U लिया, सेट ये मेरा A है क्योंकि कॉमन एलिमेंट है तो कट करते हुए बनेंगे, ये B है, ठीक है। तो यदि ये A है और ये B है तो A माइनस बी मीन्स ये जो शेडिंग पोर्शन है, ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट A माइनस बी, शेडेड रीजन, ठीक है। और B माइनस A को रिप्रेजेंट करना है तो B माइनस A को भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये यूनिवर्सल सेट U बना दिया मैंने, ठीक है। ये सेट A है, ये सेट B है, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आ गए तो B माइनस A मेरा ये वाला शेडेड पोर्शन हो जाएगा। ये सेट A है, ये सेट B है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पोर्शन में, शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, B माइनस A को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूं नंबर 4 ऑपरेशन। देखिए नंबर 4 ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, हमने जैसा कि अभी आपको बताया था कि जो एक मेन सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, तो जितने भी सेट हम कंसीडर करते हैं सेट थ्योरी के अंदर वो सभी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो हमने यहाँ पे कोई भी एक सेट A ले लिया, लेट्स से भी एनी सेट, बट वो जो A सेट है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U। यानी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट A बी द सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट U, ठीक है। और ये बात तो ट्रू होती है, आपको पता ही है कि कोई भी सेट यदि हम कंसीडर करते हैं दैट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो देन द सेट U माइनस A यानी यूनिवर्सल सेट माइनस A इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और U माइनस A मतलब सेट U माइनस A will be equal to X such that X belongs to universal set U and X does not belongs to A। देख लीजिए, and X does not belongs to A। यानी यदि इसको वेन डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे हम, ये मैंने क्या किया, एक वेन डायग्राम बना दिया, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है U और इसके अंदर ये सेट A है, ठीक है। तो यानी U माइनस A कौन सा सेट होगा, ये वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो जितना भी पूरा शेडेड पोर्शन है, ठीक है भाई, ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को,
ठीक है। और यदि अभी इससे भी समझ में नहीं आया तो ये लीजिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये लीजिए यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 या सपोज कीजिए 0 1 2 3 और अप टू 9 तक, ठीक है। और सेट ए लिया मैंने, सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट वो वाला सेट होगा, वो एलिमेंट होंगे जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, जैसे 0 1 3 5 7 9, दैट इज द ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बिकम द यूनिवर्सल सेट, इस तरह से मान के चले, ठीक है। एक और ऑपरेशन इसका रह गया है, वो भी बता देता हूं। देखिए फिफ्थ ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यदि मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट कैपिटल ए है, दूसरा सेट कैपिटल बी है, इस सिमेट्रिक डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ए ट्राइंगल बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी, ए एंड बी को हम सर्किल से भी डिनोट कर सकते हैं, सर्किल सम से, ठीक है। ये दो सिंबल हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट है। एक फिर से मेरा क्या है, सेट ए है, सेट बी है, सपोज कीजिए कुछ कॉमन एलिमेंट है तो ये शेड उसमें आ गया। अब देखिए ए यूनियन बी मेरा पूरा होल होता है कंप्लीट। यदि ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा होगा। लेकिन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये जो इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, जो कॉमन पोर्शन है, ये नहीं होगा इसके अंदर। तो यानी ये हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को। या तो ये इससे भी लिख सकते हैं या ये ऐसे भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लेता हूं। सेट ए है जिसमें मेरे पास में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है, यहां पे मैंने ले लिए 3 4 5। देखिए सबसे पहले मैं ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करता हूं, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी मेरा क्या आ गया, ए में है बी में नहीं है, यानी 1 2, ठीक है। फिर मैंने लिया बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए इज जो यहां है बी में है ए में नहीं है, यानी 4 5, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए विल बी इक्वल टू 1 2 4 5, ठीक है। ये आ गया मेरा 1 2 4 5 सिमेट्रिक डिफरेंस। ऐसे ही दूसरी डेफिनेशन देखिए, यहां मैं निकालता हूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मेरा क्या आ गया, 1 2 3 4 5। मेरा आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज 3 इज द कॉमन एलिमेंट, तो मैंने यहां 3 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी उसके अंदर यहां तो है एलिमेंट, यहां नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा, 3 नहीं आएगा, बस 1 2 4 5। देखिए दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस। आगे भी मैं इसमें और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।